तो चलिए करते हैं शुरुआत। और 3 चैप्टर हमने कर दिए हैं पूरे, और चौथे चैप्टर की करते हैं शुरुआत। और चैप्टर है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, सभ्यताएं आपने इससे पहले भी बहुत सारी पढ़ रखी होगी। आइए थोड़ा सा माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की पुस्तकें पढ़ते हैं, यानी आरबीएसई की बुक को देखते हैं कि यह हमें क्या बताती है सभ्यताओं के बारे में। और यहां से कुछ बेहतरीन यूनिक क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने पहले से हमारी लास्ट सेशन की, यानी लास्ट जो रीट की तैयारी हमने की थी 2021 की, अगर उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है जहां हमने आपको इन सारी पुस्तकों के वन लाइनर क्वेश्चन करवाए थे, तो आप वो पीडीएफ खोल लें। अगर वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, जैसे यहां पर हमारे सामने आ रहा है और वहां पर वो नहीं लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट तो लिखा हुआ है लेकिन फिर भी संभावनाएं बनती रहती है क्वेश्चन बनने की। तो अगर उस टाइम मेरी आंखों से कोई क्वेश्चन ओझल हो गया हो, तो अभी आप पेन अपने पास रखें, पीडीएफ अपने पास रखें और उस क्वेश्चन को जो है वहां पे लिख दें। अगर आपके पास पुराने वाले नोट्स नहीं है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और वहां से आप वो पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप अब जो है वो नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास पुराने वाले नोट्स नहीं है तो आप क्या करें, आप जो है वो एक बुक रखें अपने पास, यानी कॉपी रखें, जनरली रजिस्टर जिसे कहते हैं आप, और एक पेन रखें और यहां से जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे लिखे वो आप लिख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल। देखिए, मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में इसने सोचना शुरू किया, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। आप सब जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब मानव जंगल में बाकी पशुओं के समान रहता था। जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली रहते थे, वैसे ही मानव भी उनके साथ रहता था और बस अपने पेट भर जाए इसी की उसको चिंता थी। उसको कोई लेना देना नहीं था, ना उसका कोई पिता होता था, ना कोई उसकी माता होती थी, ना ही कोई उसका भाई बहन होता था। हालांकि जन्म की जो प्रोसेस थी वो भी यही थी जो आज है, लेकिन उस टाइम कोई लायबिलिटी नहीं होती थी। उस टाइम जो है वो कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। जैसे पशुओं में कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, कोई पशु किसी के साथ संभोग करके जो है बच्चा पैदा कर देता है। हालांकि जो माँ होती है उसकी कुछ लायबिलिटी होती है और वो उस समय भी होती थी, लेकिन वो कब तक होती थी, जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तब तक। लेकिन धीरे धीरे जब मानव जो है वो अपने बारे में चिंतन करने के अलावा दूसरों के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है, अर्थात वो दूसरों के बारे में सोचने लगता है, तो उसने क्या किया, समूह में रहना प्रारंभ कर दिया और इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यता विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी होती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी ही कई सभ्यताओं और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। यानी राजस्थान की जो नदियां, राजस्थान के जो पहाड़, राजस्थान की जो बालू रेत के टीले हैं, उनमें भी इस प्रकार की अनेकों संस्कृतियां जो है वो दबी पड़ी हुई है और उन्हीं का आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। उन्हीं का हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। चलिए देखिए, राजस्थान में मानव का प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे। यानी राजस्थान की बात करते हैं तो प्रारंभिक जो मानव था और उसके क्रियाकलाप जो थे वो क्या थे, यानी क्या करता था मानव, क्या करता था। तो मानव जो है वो
क्या करता था, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके कोई लिखित साक्ष्य तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जाता है। और जिस काल का हमें प्राप्त साक्ष्य नहीं प्राप्त होता, यानी कोई लिखित एविडेंस नहीं मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों के अलावा उत्खनन से प्राप्त प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल देखते हैं, हम लकड़ी देखते हैं, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख होते हैं। क्योंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरण की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है। आप पढ़ते हो पाषाण काल, फिर आप पढ़ते हो पत्थर काल को पाषाण काल कहते हैं, फिर लोहा युगीन काल कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो जिस जगह से हमें या जिस समय से हमें पत्थरों की वस्तुओं के ज्यादा अवशेष मिले, जैसे पत्थर की प्लेटें, पत्थर के चाकू, पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर के हथियार, तो उस काल में हमने देखा कि यार यहाँ तो सारे लोग जो है वो पत्थरों का ही उपयोग कर रहे हैं, पत्थरों के ही सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि शायद इस काल के जो लोग हैं वो पत्थरों का उपयोग ज्यादा करते थे, इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया, फिर उस समय को जो नाम दिया गया वो दिया गया पाषाण काल। उस समय को नाम दिया गया पाषाण काल। फिर आगे बढ़े हम तो उसके बाद लोहा युगीन काल में लोहे की वस्तुओं का या लोहे से बने प्रोडक्ट का, लोहे से बनी हुई वस्तुओं का ज्यादा उपयोग होता था, इसीलिए उसे हमने क्या कहा, इसीलिए हमने उसको क्या कहा, लोहा युगीन काल कहा। फिर तांबे का जब उपयोग हुआ तो ताम्र युगीन काल। हालांकि लोहे के बारे में लोगों ने बहुत बाद में जाना, तांबे के बारे में पहले जाना था। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। पत्थरों के कुल्हाड़ी, पत्थरों के गंडासे, पत्थरों के तीर, पत्थरों के भाले वो बनाता है और उनका क्या करता है, वो उनका वह उपयोग करता है, ठीक है, जिससे कि उसका जो रोजमर्रा के कार्य थे, देखिए सोचिए कि रोजमर्रा के कार्य क्या थे उस समय। रोजमर्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस समय था वो था पेट भरना। क्या था, पेट भरना, कि पेट भरना चाहिए। और पेट कैसे भरता था, किसी पेड़ का फल खाके या जंगली जो अन्य जानवर है उनके मांस को खाकर, उसके मांस को खाकर ही तो पेट भरता था। तो उस समय मानव कोई पेपर नहीं देता था, कोई उसका परिवार नहीं था, कोई घर नहीं था, तो भोजन इकट्ठा भी ज्यादा नहीं करता था। जिस प्रकार पशु जो भी चीज दिखती है उसको खाते हैं, और मानव भी क्या करता था, जो भी उसका पहला टारगेट था उसका पेट भर जाए। पेट भर जाता था तो सो जाता था, फिर उठता था, फिर भोजन की तलाश में, फिर भोजन की तलाश में क्या करता था, निकल जाता था। बस यही था उसका जीवन, यही उसका मुख्य लक्ष्य था। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि सर ये तो बड़ा आसान काम था, कोई टेंशन ही नहीं थी, बस खाना खाओ मौज करो। लेकिन ऐसा नहीं था। आज से हजारों वर्ष पहले जो प्रस्तर युग था, हालांकि देखने में तो सरल लगता है कि क्या करते थे वो लोग, खाना ही तो खाते थे, लेकिन खाना कोई उनके घर नहीं था, ऐसे माँ कोई खाना बना के देती नहीं थी। जंगल था, और जिस प्रकार जंगल में एक जीव, एक जानवर दूसरे जानवर का दुश्मन होता है, उसी प्रकार मानव भी एक दूसरे के दुश्मन होते थे, क्योंकि वो कंपटीशन तो था ना। आज जैसे आप नौकरी में कंपटीशन है आपका, कि नौकरी जो जॉब है वो कम है और पेपर देने वालों की संख्या ज्यादा है, ठीक ऐसा ही उनके साथ भी होता होगा शायद, कि भोजन तो कम होता था और खाने वाले ज्यादा होते थे। अब शेर कहता मैं खाऊंगा, गीदड़ कहता मैं खाता, मानव कहता कि मैं खाता, और फिर उनके बीच में संघर्ष चलता, और इसी भोजन के संघर्ष में उनका पूरा जीवन जो है वो बीत जाता था। राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेरज और चंबल नदियों की घाटियां और शैलाश्रयों में बहुतायत से मिले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तर युग की। एक
भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर आप पूरा कराते हो। हेमंत मीना जी कह रहे हैं कि सर आप पूरा कराते हो, सर इसमें पूरा पाठ होता है कि नहीं होता है। तो ये तो यार मेरे भाई कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर अधूरा करवाना है तो फिर करवाना ही क्यों है? अगर अधूरा करवाना है तो करवाना क्या है फिर? वो कुछ है क्या? वो अगर कोई काम अपना कर रहे हैं तो या तो वो पूरा करें या फिर उसको ना करें। तो हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जितना भी आपको करवाएंगे, कोई भी क्लास हमारी आप उठा के देख लीजिएगा, उसका चैप्टर देख लीजिएगा, कोई भी चैप्टर सिंगल चैप्टर भी ऐसा नहीं होगा या तो हमने वो चैप्टर करवाया ही नहीं है आपको, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है ना। अगर वो चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमने उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। इस सिलेबस में नहीं है तो फिर पढ़ना क्यों? जब सिलेबस में ही नहीं है तो पढ़ना क्यों? और जो चैप्टर सिलेबस में है उसकी लाइन टू लाइन आपकी मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोहा युग। देखिए सबसे पहला जो काल था वो था प्रस्तर युग। पाषाण काल भी इसको आप कह सकते हैं, पाषाण काल भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद जो युग आया वो कौन सा आया? ताम्र युग। जिस समय मानव ने तांबे और कांस्य का उपयोग किया तो वो ताम्र और फिर कांस्य युग कहलाया। फिर मानव ने जो है वो लोहे का उपयोग करा तो वो लोहा युग कहलाया। और आज मानव जो है वो किसका उपयोग कर रहा है? टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहें इसको? मोबाइल युग कहें हम इसको? मोबाइल युग कहें? मोबाइल ही तो हथियार है। मोबाइल आज कितना बड़ा हथियार है। आपके बैंक से कोई भी पैसे उड़ा लेगा अगर उसके पास आपका फोन है तो। आपके कितनी गुप्त जानकारियां हैं जो आपके शायद दोस्त को भी ना पता हो, लेकिन इस फोन के अंदर आपके भरी पड़ी है गुप्त जानकारियां। आपकी पर्सनल सारी जानकारियां इसके पास है। अगर ये जानकारियां आपके दुश्मन के हाथ लग गई तो वो आपको कभी भी खत्म करना, यानी आपके चरित्र को खत्म कर सकता है, पैसे उड़ा सकता है, आपकी प्राइवेसी को खत्म कर सकता है। तो आज का युग क्या हो गया फिर? मोबाइल का युग हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्यों की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाना प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मानव ने सबसे पहले कौन से धातु का उपयोग किया? तो मानव ने सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया, पत्थर तो धातु नहीं होता है, तो धातु जिसका सबसे पहले उपयोग किया वो क्या थी? तांबा था। और मानव ने सबसे पहले जिस पशु को पालतू बनाया वो कौन था? तो मानव ने सबसे पहले जिस पशु को पालतू बनाया वो पशु जो था वो क्या था? वो पशु था कुत्ता। कुत्ता कुत्ता सबसे पहले मानव के लिए वफादार था। यानी सबसे पहले किसी जीव को अगर मानव ने अपना समझा तो वो कुत्ता था, ठीक है। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। ये देखिए राजस्थान का मैप है और इस मैप से, जैसे मान लो मैं अगर एग्जामिनर हूं तो इस मैप से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूं कि आपने शायद किसी भी गाइड में नहीं पढ़े होंगे। किसी भी गाइड में आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके साथ रख रहा हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा पोल का संबंध है या फिर बड़ा पोल सभ्यता स्थल कहां से प्राप्त हुआ है या किस जिले में है बड़ा पोल सभ्यता स्थल? बताओ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, नगरी सभ्यता स्थल कहां पर है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, नगर सभ्यता स्थल कहां से है, कहां पर है ना। ये एक एक क्वेश्चन है जो इसी मैप से बन सकते हैं।
और ये तो मैं थोड़े से ऐसे ठीक ठाक क्वेश्चन है वो पूछ रहा हूं, बाकी पॉपुलर क्वेश्चन तो सारे इसमें है ही है, यानी सभ्यता स्थल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि दर सभ्यता स्थल कहां पर है? दर, आप मुझे बताना। आपने इससे पहले भी बहुत सारी पढ़ाई की है, आप इससे पहले भी बहुत बार जो है वो पढ़ चुके हैं ये सारे के सारे सभ्यता स्थल, लेकिन आज तक आपने किसी भी गाइड में ये 4 सभ्यता स्थल पढ़े हैं क्या? ये 4 सभ्यता स्थल, बड़ा पोल, नगर नगरी आपने पढ़ा है, ये 2 पढ़े हैं आपने, 2 पढ़े हैं, ये दोनों पढ़े हैं आपने, ये दोनों आपने शायद ही किसी गाइड में पढ़े हो। अगर पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं, पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं। नगर और नगरी, देखिए बहुत ही सरल सी बात है, नगर और नगरी दोनों ही, लेकिन पेपर में कंफ्यूज कर देती है कभी अगर आपका ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। नगरी जो है वो कहां पर है? चित्तौड़ में है, ये देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, उधर लिखा हुआ है नगरी चित्तौड़ के अंदर है, जबकि नगर जो है वो टोंक के अंदर है। कहां है? टोंक के अंदर है, टोंक, याद रखना। यही जो आसान चीजें होती है हमेशा वो ही कंफ्यूज करती है, जबकि ये जो बड़ा पोल है, बड़ा पोल है वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कहां है ये? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। जबकि जो दर है, दर सभ्यता स्थल जो है वो कहां है आपका? भरतपुर में है। दर कहां है? भरतपुर में है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा तो देखो सोंथी बीकानेर में है, रंग महल पीलीबंगा और कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, सुनारी झुंझुनू में है, गणेश्वर सीकर में है, बेराठ जयपुर में है। बेराठ कहाँ है? ये थोड़ा तीर का निशान गलत है, बेराठ जयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, दर भरतपुर में है, रैन टोंक में है, नगर जो है वो टोंक में है, चित्तौड़ में नगरी है, इधर भीलवाड़ा में बागोर है, बाड़मेर में तिलवाड़ा है, गिलुंड राजसमंद में है और आहर जो है वो उदयपुर में है। ये मैप से कम 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखो, ऐसा नहीं है कि कोई जो एग्जामिनर है वो कोई चंद्रमा से कोई क्वेश्चन लेके आता है या मंगल ग्रह से क्वेश्चन लेके आता है, वो इन्हीं बुकों से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बस रास्ता सही होना चाहिए आपका। रास्ता का मीन क्या है? जो आप पढ़ रहे हो वो अगर सही है तो फिर सफलता निश्चित तौर पर मिलनी ही है। कालीबंगा की सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पुरानी राजस्थान की, किसी भी गाइड में पढ़ोगे सबसे पहले कालीबंगा पढ़ोगे। कालीबंगा, बंगा जो शब्द है, चूंकि हनुमानगढ़ का जो संबंध है वो सीधे सीधे जो है वो किससे है? हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है उसकी सीमा हरियाणा और पंजाब से लगती है। पंजाब के अंदर एक शब्द होता है बंगा, और बंगा जो शब्द है उसका अर्थ होता है क्या? चूड़ियां। बंगा जो शब्द है, बंगा जो शब्द है उसका अर्थ होता है चूड़ियां, है ना? गीत सुना होगा आपने, गोरी है कलाइयां तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। तो ये चूड़ियां बंगा का अर्थ होता है, और काली का अर्थ तो काला, तो काली चूड़ियां। तो ये जो स्थान है इसका नाम काली चूड़ियां है। काली चूड़ियों से इसका नाम जो है पीली बंगा, इसी प्रकार पीली बंगा भी है और काली बंगा भी है। ठीक है, काली और पीली बंगा दोनों जो है वो यहां पर हनुमानगढ़ के अंदर स्थल है। तो राजस्थान में यह भी पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक यानी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए आपसे तो क्या है? काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ यानी शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का क्या अर्थ है। तो राजस्थान में दृष्टवती और सरस्वती नदी के किनारे, पहला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती और सरस्वती नदी। सरस्वती नदी तो लुप्त हो चुकी है अभी। घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। खोजकर्ता जो थे वो कहते कौन थे? अमलानंद घोष थे। खोज करने के बाद अमलानंद घोष जी ने बता दिया कि भैया कालीबंगा चले जाओ और वहां पर उत्खनन कर लो। तो इसका उत्खनन करने के लिए कौन आते हैं? हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा प्रमुख स्थल है। बाद में डॉक्टर बी लाल और बी के थापर, इन दोनों ने मिलकर जो यहां पर क्या किया?
कसी फावड़ा हथौड़ा लेकर उत्खनन करना शुरू किया। क्या किया? उत्खनन करना शुरू किया। और खुदाई में यहां से सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, जिसमें मकानों में ईंटों का प्रयोग किया। मकानों के 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। यानी यहां से जो है 2 स्थल मिले, एक तो ऐसे थोड़ा सा ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई पर स्थल था, और दूसरा इसके पास ऐसा एक नगर था, ये नीचा भाग था थोड़ा सा। यहां पर जनरली जो थे वो शासक वर्ग रहते थे। कौन रहते थे? शासक रहते थे। और यहां पर सामान्य लोग रहते थे। कौन रहते थे? सामान्य लोग रहते थे। ठीक है। बड़े बड़े यहां पर जो है ईंटों के मकान थे, यानी यहां के जो घर थे वो किसके बने हुए थे? ईंटों के बने हुए मकान थे यहां पर। और बड़े मकान होते थे जिसमें 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। जिससे क्या पता चलता है? जिससे यह पता चलता है कि यहां के लोग सामूहिक परिवार में रहा करते थे। बस्ती में गंदे पानी की निकासी के लिए यहां लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी थी। जैसे मान लीजिए देखो, लकड़ी की नालियां, आपको सोच के थोड़ा अचंभा हो रहा होगा। जैसे ये घर है, ये घर है, ठीक है। इस घर का ये है क्या? बाथरूम। और यहां से पानी आ रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो नाली थी वो किसकी बनी होती थी? लकड़ी की बनी थी। और मान लो कि यहां पर एक बड़ा नाला है, ठीक है, ये एक बड़ा नाला है, ये ईंटों का बना होता था। ये ईंट का बना होता था और ये लकड़ी की। ठीक है। इस प्रकार से ये नालियां जो है बनी होती थी। यानी घर से लेकर और मुख्य नाले तक की जो सड़क होती थी वो लकड़ी की बनी हुई होती थी। और मुख्य नाला जो होता था वो ईंटों का बना हुआ होता था। ईंटों का बना हुआ होता था। इसके बाद देखिएगा, यहां चबूतरे भी मिले हैं। चबूतरे कैसे होते हैं? अक्सर आपने देखा होगा गांव के अंदर जो है वो चबूतरे बने होते हैं। जैसे ये गांव का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गांव है, ठीक है। ये गांव की छोटा सा पीपल है, पीपल का पेड़ है, तो इसके चारों ओर एक चबूतरा बना दिया। यहां पर गांव के जो बूढ़े लोग हैं वो बैठे रहेंगे। यहां पर जैसे आगे चलेंगे, इधर गलियों है, तो यहां पर एक चबूतरा बना हुआ है। और यहां पर क्या कर देते हैं? दाने डाल देते हैं। ऐसे मेरे वर्ग का खाली आदमी में बैठा भी रह बैठे। जनरली ये पेड़ के इर्द गिर्द होता था चबूतरा, पेड़ के चारों ओर बनाया जाता था चबूतरा। और कई जगह पर ऐसे खाली जगह पर भी बनता था। और इस पे क्या करते थे गांव के बूढ़े लोग और गांव के ऐसे देखिए, ईंट का अनुपात तो आरएस जैसे पेपर में भी नहीं पूछा जाता है। इतना आप रीट की तैयारी कर रहे हो, ईंट का अनुपात, स्नान घर का अनुपात फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन ईंट का अनुपात तो मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा भैया, ऐसा कोई पेपर है जिसमें कि ईंट का रेशियो पूछा है कि ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी थी। फिर भी अगर आपको चाहिएगी तो आगे चैप्टर में आ जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी चाहिएगी तो आगे चैप्टर में आ जाएगी। जी पवन बन्ना जी, बहुत दूर से बोल रहे हो आप, कमेंट कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आगे चलते हैं, देखिएगा यहां पर भी चबूतरे मिले जिन पर अग्निकुंड मिले हुए हैं। अब ये जो चबूतरे होते थे वो ऐसे होते थे, ठीक है, ऐसे होते थे ये चबूतरे, ठीक है। ये चबूतरा बना हुआ है, ये इसकी, ये मान लो यहां पर ऊंचाई है इसकी, ये ऊंचाई वाला स्थान है, और ये है चबूतरा इसका। अब यहां पर क्या होते थे? अग्निकुंड बने होते थे ऐसे। अग्निकुंड किसे कहते हैं? हवन कुंड, हवन, जिसमें हवन किया जाता है। तो यहां पर क्या करते थे? इन चबूतरों पर जो है बैठकर हवन किया जाता था। अग्नि वेदिकाएं बनी हुई है, यहां पर मिली है। संभवतः यहां धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त किया जाता था। संभवतः इनका जो उपयोग है वो धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। यानी जैसे कि गांव के अंदर आपने देखा होगा, हमारे आज भी राजस्थान में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं होती है तो हवन किया जाता है। गांव में शांति के लिए हवन किया जाता है।
है ना, वातावरण शुद्धि के लिए भी हवन किया जाता है। कोई हीरो बीमार हो जाए, अमिताभ बच्चन बहुत बार बीमार होते हैं, बहुत सारे शहरों में हवन किया जाता है। तो ऐसे कोई सामूहिक कार्य जब करने हो तो यहां पर हवन जो किया जाता था वो यहीं पर इन चबूतरों पर जो हवन कुंड बने हुए हैं इनसे किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 चैप्टर नंबर 4 हमारा राजस्थान में, और इस चैप्टर में जो लिखा है उसकी चर्चा कर रहा हूं। जैसे जैसे हम कक्षा में ऊपर जाएंगे, जैसे कक्षा 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, वैसे वैसे जो डाटा का स्तर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में जैसे आप एक बार अपने आप को कक्षा 6 का बच्चा समझे, ठीक है, और जिस लेवल का ही यहां डाटा दिया गया है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और फिर भी कुछ रह जाएगा ना, कुछ रह जाएगा, तो फिर हम उस टॉपिक को अलग से भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर योजना के समरूप है। यानी कालीबंगा में नगर का जो नियोजन किया गया था, यानी नगर की जो प्लानिंग की गई थी, जो बसावट थी वो किसके समान थी? वो कालीबंगा के नगर नियोजन की जो सभ्यता है वो सरस्वती सभ्यता से मिलती जुलती थी। यह भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां पर। ठीक है, इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि ये कालीबंगा है, ठीक है, ये कालीबंगा शहर है, ये इधर एक ऊंचा दूसरा टीला है, ठीक है, ये दूसरा टीला है जहां कौन रहते थे? शासक वर्ग रहते थे। तो इस गांव के, यानी इस कालीबंगा तो इसे आज कहते हैं हम, इस कालीबंगा ये जो एरिया है, इसके बाहर इस साइड में यहां पर जो है हमें खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो बहुत बार दिशा भी पूछी गई है कि खेती के साक्ष्य कालीबंगा की किस दिशा में मिला हुआ है। तो देखिए ये उत्तर दिशा है और ये जो है वो पूर्व दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो जो खेती के साक्ष्य मिले हैं वो दक्षिण पूर्व में मिले हैं। कहां मिले हैं? दक्षिण पूर्व में मिले हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व में मिले हैं खेती के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो। ठीक है, कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मनिया, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती जो है उजड़ गई। तो इस बस्ती के उजड़ने का मुख्य कारण क्या था? इस बस्ती के उजड़ने का जो मुख्य कारण था वो क्या बताया गया है? हालांकि इस पे अलग अलग राय भी है, लेकिन कारण जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बताता है वो ये बताता है कि पानी की कमी और मरुस्थल के प्रसार के कारण यह जो बस्ती है वो क्या हो जाती है? छोड़ के खाली कर जाते हैं लोग और यहां के लोग कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आघाटपुर या आहड़ सभ्यता की बात करते हैं। आहड़ को ही क्या कहा जाता था? आघटपुर कहा जाता था। आघटपुर। तो उदयपुर के पूर्व में आहड़ अर्थात बेड़च नदी, आहड़ या बेड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं, जिनको स्थानीय भाषा के लोग जो है वो, जो स्थानीय लोग है उसे क्या कहते हैं? धुलकोट कहते हैं। धुल शब्द था ये, धुलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवर्ती यानी तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजार के निर्माण का यह केंद्र था। तो राजस्थान की वह प्राचीन सभ्यता स्थल जो तांबे के निर्माण का केंद्र बिंदु था, यानी तांबे के प्रोडक्ट बनाने का, तो तांबे के प्रोडक्ट बनाने का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? वो था आहड़। कौन सा था? आहड़ था। और 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघटपुर के नाम से जाना जाता था। आघाटपुर के नाम से जाना जाता था।
यहां से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी की बनी थी। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आहड़ की जो दीवारें हैं, आहड़ सभ्यता के जो मकान हैं, मकान जो है वो किससे बने हुए थे? तो ये बने हुए थे किससे? ये बने हुए थे पत्थर। अब देखो लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पत्थर प्लस मिट्टी, कंपेयर करते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा के जो मकान थे, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। कालीबंगा के जो मकान होते थे वो बने होते थे ईंटों से, ईंटों से बने हुए होते थे। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चूंकि देखिए आहर जो है वो पथरीला इलाका है, चित्तौड़ का इलाका जो है वो, मेवाड़ का इलाका जो है वो पथरीला इलाका है, पत्थर है। तो जहां पत्थर, जैसे जोधपुर में आप आज भी जाओगे, पाली में, जालोर में, उदयपुर में, तो यहां के जो मकान है पुराने वाले वो सारे ऑलमोस्ट पत्थर के बने हुए। क्यों? क्योंकि वहां पत्थर आसानी से मिल जाता था, तो पत्थर के मकान बने हुए हैं। और जो ये हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, यहां पर पत्थर की जगह मिट्टी ज्यादा थी, तो यहां पर जनरली मिट्टी के बने हुए मकान आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना, ये पूछा जा चुका है, पत्थर और मिट्टी के। ठीक है। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित कर दिया जाता था। जैसे गांव में आज भी ऐसे करते हैं, ये एक बड़ा एक कमरा बना लिया, ठीक है, कमरा बना लिया। अब इसको जैसे डिवाइड कर देंगे, बीच में एक बांस का जो है वो क्या लगा देंगे, बांस की पर्दी लगा देंगे। जैसे एक कमरा इतना डिवाइड कर दिया, फिर एक कमरा जो है वो इतना डिवाइड कर दिया, फिर एक कमरा इतना डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हो जाता था कि एक ही बड़े रूम को आवश्यकता के अनुसार डिवाइड कर लिया जाता था। जब मकान को बड़ा करना होता था, दीवार को ऐसे खिसका देते थे, क्योंकि दीवार कच्ची होती थी। दीवार क्या होती थी? कच्ची होती थी। अच्छा, मकानों के अंदर 4 से 6 चूल्हे मिले हुए हैं। अब मान लो ये मकान है और यहां पर 4, यानी ये यहां पर होते हैं जनरली चूल्हा, क्योंकि ये जो कोण है यहां होंगे, इसका एन ये है, और चूल्हा किस दिशा में होता है? पूर्व में। ये पूर्व हो गया, तो यहां होगा चूल्हा। मान लो यहां पर आपको 6 चूल्हे मिले हैं। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग यही होते हैं चूल्हे, ठीक है, मैं वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी बता दे रहा हूं आपको। ये 6 चूल्हे मिल गए यहां पर। तो 6 चूल्हे अगर किसी घर में हैं, 4 से 6 चूल्हे अगर किसी घर में हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां के लोग जो थे वो संयुक्त परिवार में रहते थे। यहां के लोग जो है वो संयुक्त परिवार में रहते थे, और संयुक्त परिवार में रहने के कारण यहां बहुत ज्यादा चूल्हे की आवश्यकता होती थी, क्योंकि घर में 20 सदस्य हैं, तो 20 का एक चूल्हे पे खाना बनना कठिन हो जाता था। तो कोई रोटियां बेलता, कोई रोटियां सेकता, कोई सब्जी बनाता, कोई दाल बनाता। तो इस प्रकार से 4 से 6 चूल्हे यहां पर देखने को हमें मिलते हैं। और जो चूल्हे होते थे, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बन रहा है कि जो चूल्हे होते थे वो किस आकार के होते थे? तो चूल्हे जो होते थे वो भट्टीनुमा होते थे, भट्टीनुमा चूल्हे होते थे, याद रखना। और यहां पर जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं, और यहां से उच्च कोटि के चावल भी प्राप्त हुए हैं। आहर में भट्टीनुमा चूल्हे मिले हैं, इससे यह माना जाता है कि यहां तांबा पिघलाया जाता था। आहरवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहां मिले लाल व भूरे मृद भांड, यानी आहर से मिले हुए जो बर्तन है उनका रंग, मुख्य रंग कौन सा था? लाल और भूरा। ठीक है, ये हो गया आपका आहर सभ्यता। ये देखिए कुछ कुछ अवशेष है, जैसे तांबे के पात्र है, तांबे की कुल्हाड़ी है, तांबे का टुकड़ा है, और तांबे की छुरिया है, छुरी। इसके बाद देखिए धूलकोट में 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने और 26 किस्म की मणियां, 26 टाइप की क्या मिली है? मणि मिली है, मणियां। और 6 तांबे की मुद्राएं, तांबे के मुद्राएं मिली है 6, जिसमें से 3 मुहर हैं।
यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर चले गए। कितना कठिन क्वेश्चन, देखो कितना कठिन क्वेश्चन है, कितना प्यारा भी क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता के विध्वंस के बाद यहां के लोग कहां गए। जैसे मान लो ये आहड़ है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो यहां के लोग गए कहां? अगर आप आरएस की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आहड़ सभ्यता का विध्वंस होने के बाद लोग उत्तर पूर्व की ओर यानी इधर चले गए कुछ लोग तो, और कुछ लोग जो है वो इधर चले गए दक्षिण पूर्व की ओर। किधर चले गए? दक्षिण पूर्व की ओर। अब देखो पश्चिम की ओर नहीं गए। पश्चिम की ओर क्यों नहीं गए? क्योंकि पश्चिम की ओर तो पहले से ही रेगिस्तान है, पहले से ही रेगिस्तान था। तो कोई रेगिस्तान में क्यों भागेगा भाई? अगर विध्वंस हो रहा है किसी स्थान का तो वो उससे बेटर स्थान की तरफ जाएंगे ना। तो चूंकि इधर चले गए वो आधे उत्तर पूर्व की ओर और आधे मान लो आधे तो यूपी की ओर चले गए, यूपी एमपी की तरफ, और आधे चले गए एमपी गुजरात की तरफ। ऐसे मान लो आप, ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। ये मैंने लगा ही दिया। और गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट जो सभ्यता स्थल है वो आता है बालाथल। कौन सा आता है? बालाथल आता है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन है। तो क्वेश्चन पहला बनता है कि बालाथल जो है वो कैसी सभ्यता है? ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आहर संस्कृति से संबंधित है ये, और यहां 11 कमरे के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त होते हैं। एक ऐसा घर मिला है जिसमें 11 रूम है, 11 रूम है। नीलम भारद्वाज, क्या चाहते हो आप? क्या करोगे ऐप का? क्या करोगे ऐप से? आपको ऐप पर आप 500-700 रुपए दोगे। जैसे मान लो कि मेरा ऐप होगा, मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे 2000 रुपए दो, फिर मैं आपको नोट्स दूंगा, फिर आप जल्दी से ऐप डाउनलोड करोगे, एक्साइटमेंट हो जाओगे। आप एक्साइटमेंट तो आएगा ही, फिर आप 2000 रुपए मुझको पे करोगे, मैं आपको नोट्स दूंगा। लेकिन ऐसा हमारे यहां नहीं है मेरी बहन। हो सकता है कि अक्सर यह भी होता है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती है। हमारे नोट्स आपको बहुत आसानी से और बिना किसी का पैसा दिए, बिना किसी प्रकार का कोई पे किए मिलते हैं। तो हो सकता है कि आपको कदर ना हो इनकी। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं ऐसे। और परमजीत टाई कह रहे रीट में क्या क्या पढ़ना है, कोई बताएगा क्या? तो मेरे भाई, जब आप रीट की तैयारी करने जा रहे हो, आपका 4 महीने बाद पेपर, और आपको यह नहीं पढ़ना कि आपको रीट में क्या, आपको यह नहीं पता कि आपको रीट में पढ़ना क्या है, आपको रीट में पढ़ना क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही राह पे हो। ये तो शर्म आने की बात है कि आपके पास गिनती के 120 के करीब दिन बचे हुए हैं, है ना, इतने ही दिन बचे हुए हैं आपके पास, और आप ये पूछ रहे हो बाकियों से, लोगों से कि अरे मुझे बता दो कि पढ़ना क्या है। ये तो शर्म आने की बात है भाई। हो सकता है कि आपको मेरी बातें आपको जो है कठिन लगे, कड़वी लगे, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य बात है। देख लीजिए, हमारे तो डाटा बिल्कुल फ्री है। हमारा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कीजिए आप, वो भी फ्री है। उसमें से पीडीएफ डाउनलोड करिए, किसी भी दुकान पे जाइए, जिसके पास प्रिंटर है उसके पास से निकलवा लीजिए और पढ़िए। किसी ऐप की या फिर किसी भी
तरीके के पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बीएड सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बीएड सेकेंड ईयर का छात्र कोई बच्चा नहीं होता, मैच्योर है वो मैच्योर होता है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है, हमने इसके लिए अलग से सेशन बना रखा है, हाउ टू क्रैक रीट, है ना। इस प्रकार के बहुत सारे हमारे सेशन आपको मिल जाएंगे कि कैसे आप पास हो सकते हैं। यही सबसे बड़ी क्या है कि ये मानसिकता बन गई है पिछले 2 सालों में, कोरोना आने के बाद ये मानसिकता बन गई है कि ऐप है क्या, ऐप है क्या, ऐप है क्या। आज से 3 साल पहले कोई नहीं पूछता था, 3 से 4 साल पहले कोई नहीं पूछता था कि ऐप है क्या। वहां पर बच्चे ऐसे पढ़ते थे, बढ़िया डाटा लिख लो जल्दी सी, पीडीएफ मिले ना मिला आपने लिख लो, ये चाहत रहती थी। आज ये चाहत रहती है कि बस मुझे सारा पका पकाया मिल जाए, यानी ऐप पे मैं 2-3 हजार रुपए दे दूं, फिर मुझे वहां से सारे के सारे एक साथ पीडीएफ मिल जाए और बस मौज महाराज की। थोड़ी मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, लिखने का प्रयास करेंगे तो और ही बेटर है, बाकी तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है भाई, बुरा मत मानना, कोई बुरा मत मानना, आपके भले की बात ही है ये। 11 कमरों के एक बड़े भवन, या इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है वैसे, क्योंकि ये साइकोलॉजी हो गई है ऐसी। साइकोलॉजी बन गई ना ऐप वाली, शॉर्ट है, कुछ पैसे दिए काम खत्म, बस नो टेंशन। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छैनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियां के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बुना हुआ वस्त्र यानी रुई से धागा बनाकर और उस धागे से वस्त्र बनाया और उस वस्त्र के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं, यहां से वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर आता है गणेश्वर। गणेश्वर में क्या है देखिएगा, सीकर जिले के नीम के थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संची संस्कृति कहा जाता है, यानी जो गणेश्वर है वो भी क्या है, ताम्र युगीन संस्कृति है। राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में तांबे उपकरण बहुतायत से मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता है, यानी खेतड़ी आप सब जानते हैं आज भी जो है तांबे के लिए सबसे बेहतरीन है ना, सबसे बड़ा स्रोत है राजस्थान का। तो उस टाइम में यहां पर तांबा क्यों मिलता था, क्योंकि ये खेतड़ी के निकट थी और तांबे उपकरणों में यहां से बाण, छेनिया, मछली पकड़ने का कांटा, उस तरह के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां से दोहरी पेचदार चीरा वाली जो है वो ताम्र पिने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तांबे की पिन जो थी वो यहां से बनाकर पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात की जाती थी। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं हमें। पहला हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के और पतले बर्तन, और दूसरे लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी, ये सारे जो है वो क्या है, प्रमुख है। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लोहा कालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांभर, बागोर, रेंड सभ्यता स्थलों का विवरण उल्लेखनीय रहेगा। ये लोहा कालीन ही है, याद रखना, बेराट, सांभर, बागोर और रेंड, रेंड टोंक वाला, ये लोहा कालीन सभ्यता। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यता नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लोहा कालीनी है। आप लोहा कालीनी याद कर लो, 4 ही हैं, और ताम्र कालीनी फिर अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है।
आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं बन्ना। चंद्रावत है क्या ये? मुझे नाम दिख नहीं रहा। बीएस बन्ना। सर भगवानपुरा कहां है, ये क्या पूछ रहे हो आप? क्या पूछना चाहते हो? थोड़ा सा डिटेल में पूछो। अच्छा, भगवानपुरा स्थान पूछ रहे हो आप कि भगवानपुरा स्थान कहां है? हाँ गया भगवानपुरा ये। अच्छा इसकी बात कर रहे हो आप, समझ गया, अब समझ गया मैं। भगवानपुरा इसकी बात कर रहे हो, गिलुंड और भगवानपुरा की तरफ चले गए थे ये। देखिए भगवानपुरा एक तो हरियाणा में भी है, ठीक है, भगवानपुरा एक हरियाणा में भी है, ये भी एक सभ्यता स्थल है भगवानपुरा हरियाणा के अंदर। इसके अलावा राजस्थान में भी एक स्थान है जिसका नाम भगवानपुरा है। तो इसके अलावा जो है वो मध्य भारत में भी एक भगवानपुरा है, तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे अभी कि भगवानपुरा कहाँ है। हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। भगवानपुरा सभ्यता स्थल हरियाणा में है, हरियाणा में है भगवानपुरा सभ्यता स्थल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेराट की बात करते हैं। बेराट है भीलवाड़ा में। बेराट कहाँ है? भीलवाड़ा में है। जयपुर जिले में स्थित बेराट कांस्य युग में जो है वो बेराट जयपुर जिले में स्थित बेराट कांस्य युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी भीम डोंगरी शब्द है यहां पर, डोंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में प्राप्त हुआ है। यानी जो बेराट है इसका महाभारत काल में जो नाम था वो क्या था? विराट नगर था। और पांडवों ने अपना जो अंतिम समय था अज्ञातवास का, अंतिम 1 वर्ष जो है वो यहीं पर व्यतीत किया। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। वहां अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले हैं हमें, भाबरू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां एक कमरे में 30 चांदी के सिक्के, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 30 चांदी के सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। इन चांदी के सिक्कों में से 8 जो है वो पंचमारक सिक्के हैं जिसपे 5 प्रकार के साइन बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं। और बाकी के जो 28 सिक्के हैं वो भारतीय और यूनानी शासकों के सिक्के हैं, है ना। भारत यूनानी शासकों के, भारत प्लस यूनानी शासकों के सिक्के जो है वो यहां से प्राप्त हुए हैं। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारत यूनानी सिक्के कितने, ये खास तौर पर पूछा जाता है कि पंचमारक सिक्के कितने प्राप्त हुए हैं यहां से। तो 30 चांदी के सिक्के जिनमें 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी सिक्के, ये तो ज्यादा हो गए ना, 36 हो गए फिर तो शायद इनकी संख्या 36 ही होगी। एक सेकंड रुको, फिर चलते हैं आगे। छत्तीस है ना, 36 कर लो, तो यहां पर 36 कर दो। इसके बाद देखिए खुदाई में स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक कौन से चिन्ह होते हैं? ऐसे वाला जो सत्य का चिन्ह होता है उसे स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं, है ना। ऐसा ही तो होता है ना सत्य, हाँ ऐसा ही होता है, ये स्वास्तिक चिन्ह है।
तो यहां से स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं, पिसन चक्र के चिन्ह मिले हैं, एंड दीपक नाचता हुआ पासी पत्थर, नाचता हुआ पासी और पत्थर के संदूक, लोहे की कीले एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के अंदर पागोर, अनियान, जयपुर जिले के अंदर जो है वो सांभर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर, रेंट, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोह, जालोर में भिनमाल, राजसमंद में पश्चिमता और गिलुंड आदि स्थल पाषाण ताम्र पाषाण और ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहा काल के संस्कृति के स्थल रहे हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि भीलवाड़ा से कौन से मिले हैं, भीलवाड़ा ऐसे अलग निकाल के लिख लेना, भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है हमें पागोर और ओनियारा शब्द होता है यहाँ पर, ओनियारा, है ना। और जयपुर से और कौन से स्थल मिले हैं, तो जयपुर से मिले हैं एक तो सांभर सभ्यता स्थल। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जोधपुरा सभ्यता स्थल कहाँ है, ये भी जयपुर में है। और टोंक में कौन सा मिला है हमें, टोंक में मिला है नगर क्या हो गया, आप ऐसे लिख लेना इनको बाहर निकाल के, नगर और रेंड भी टोंक में ही है। चित्तौड़ की बात करते हैं तो चित्तौड़ के अंदर जो है हमें सभ्यता स्थल मिले हैं कौन से, चित्तौड़ के अंदर मिला है नगरी, और भरतपुर के अंदर जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कौन सा, नोह, गिलुंड, ये सभ्यता स्थल प्राप्त हुए हैं। तो बस ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है।